पहला क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, एमिल वान बेहरिंग को निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बता दें कि सबसे पहले इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बताया था। किसने? एमिल वान बेहरिंग ने। और इन्होंने ही एंटी डिप्थीरियल सीरम भी बनाया था और इनको निष्क्रिय प्रतिरक्षा का पितामह कहा जाता है। क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का पितामह कहा जाता है। और आपको बता दें, जो एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था, जबकि जो फ्लेमिंग है, ए फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। और जो वॉक्समैन हैं, इन्होंने एंटीबायोटिक्स शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अनियमितता है। श्वसन की अनियमितता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, डायस्पनिया। आप लोगों को बताते चलें कि डायस्पनिया में व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी सही से सांस नहीं ले पाता। जैसे रेगुलर सांस ली जाती है उस तरह से सांस नहीं ले पाता है, इसलिए अनियमितता बताई गई है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। और जो हाइपरनिया है, हाइपरनिया में तेज श्वसन की स्थिति होती है, यानी जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है व्यक्ति, तो उसको हाइपरनिया कहा जाता है। और जो सांस लेने का अस्थायी रूप से रुक जाना होता है, यानी सांस सही से नहीं ले पाता है व्यक्ति, अस्थायी रूप से रुक जाता है, उसे एपनिया कहा जाता है, एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है। जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें स्ट्रोक आयतन कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, 70 मिली होता है। बताते चलें कि एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक आयतन या स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 मिली होता है। और हृदय स्पंदन की दर 72 बार प्रति मिनट होती है। तो सभी लोग जानते हैं हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट में धड़कता है। और 1 मिनट में प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रुधिर, यानी कुल रुधिर जो होता है, उसको हृदय निर्गत कहलाता है। जो रक्त की कुल मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? हृदय निर्गत कहा जाता है, जिसका मान 54-40 मिली होता है, 54-40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय निर्गत के दौरान निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा है। जो हृदय निर्गत होता है, कार्डियक आउटपुट होता है, इस दौरान निलयों द्वारा पंप की गए रुधिर की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन सही होगा बी, यानी हृदय निर्गत के दौरान निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा 5 लीटर होती है। बता दें कि एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक की मात्रा या स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 मिली है, अभी मैंने आपको बताया। और हृदय स्पंदन की दर कितनी बताई? 72 बार प्रति मिनट होती है। और 1 मिनट में प्रत्येक निलय के द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा जो होती है, उस रक्त की मात्रा को हृदय निर्गत कहा जाता है या कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की दोनों आवाजों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? हृदय की दोनों आवाजों के मध्य कहा गया है, समय कितना लगता है, समय अंतराल क्या होता है, बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, 0.8 सेकेंड होता है। बता दें कि हृदय की धड़कन ही उसकी ध्वनि होती है। जो हृदय की धड़कन है उसे ही ध्वनि कहा जाता है या आवाज कहा जाता है। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। हम सभी लोग जानते हैं एक्यूरेट नहीं होता है, 72 से 75 बार धड़कता है। अतः प्रत्येक हृदय चक्र का समय लगभग 0.8 सेकेंड होता है। एक हृदय चक्र में कितना? 0.8 सेकंड लगता है। और इसमें आलिंदों का जो आकुंचन है और शिथिलन है, उन प्रवस्थाओं का समय 0.1 से 0.7 सेकंड लगता है। जो आलिंद है, आलिंद में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए जो आकुंचन है, शिथिलन है, इसमें कितना समय लगता है, तो बताएंगे 0.1 और 0.7 सेकंड लगता है। ऐसे ही अगर निलय का पूछ लिया जाए तो निलय का बताएंगे कि 0.3 तथा 0.5 सेकंड होता है। अब 2 क्यों कहा गया है? क्योंकि आकुंचन और शिथिलन दोनों को यहाँ पर बताया गया है।
और प्रत्येक हृदय चक्र में सभी घटनाएं एक बार होती हैं। मतलब हर एक चक्र में एक बार ये घटनाएं होती हैं। जैसे दूसरा चक्र होता है फिर होती है, जैसे तीसरा चक्र होता है फिर होती हैं घटनाएं। तो हृदय की आवाज मुख्यतः कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। हृदय की आवाज कैसे उत्पन्न होती है? तो जब कपाट बंद हो जाते हैं तो बंद होने से उसकी आवाज आती है। अतः एक चक्र में एक बार दोनों कपाटों के बंद होने से एक बार ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे एक चक्र पूरा हुआ तो क्या होता है, दोनों कपाट बंद होने लगते हैं और होने पर ही उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक हृदय धड़कन का समय लगभग। देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी में है। पीजीटी 2005 में पूछा गया और जो अभी मैंने बताया था वो टीजीटी 2011 में पूछा गया था। उसी क्वेश्चन को घुमाकर यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य में एक हृदय धड़कन का समय कितना होता है। तो आंसर कितना बताएंगे? 0.8 सेकेंड एक हृदय धड़कन का समय होता है। मैंने बताया था आपको कि मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है और प्रत्येक हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल का समय जो है वो 0.8 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हृदय की धड़कन 120 प्रति मिनट है तो कार्डियक चक्र की अवधि कितने सेकंड होगी? अब हृदय की धड़कन बढ़ा दी गई है कि 120 प्रति मिनट अगर है तो कार्डियक चक्र की अवधि क्या होगी? तो क्या होगी? ऑप्शन सही होगा पहला, 0.5 सेकंड होगी। क्यों? क्योंकि एक कार्डियक चक्र एक धड़कन का समय होता है और यदि हृदय की धड़कन 120 प्रति मिनट है, धड़कन कितनी? दर 120 प्रति मिनट कर दी गई है, तो कार्डियक चक्र का समय 60/120 हो जाएगा, जिसकी वजह से 0.5 सेकंड आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है। कार्डियक चक्र की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन सही होगा इसमें सी, अलिंद आकुंचन से होती है। अलिंद आकुंचन से कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है। तो जो हृदय के एक धड़कन के दौरान इसके विभिन्न कक्षों में होने वाले संकुचन या शिथिलन को मिलाकर कार्डियक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी उच्छ्वास की वायु में O2 की मात्रा होती है। उच्छ्वास की वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, 16% होती है। उच्छ्वास का मतलब होता है जब हम सांस छोड़ते हैं और अंतः श्वसन का मतलब होता है जब सांस अंदर लेते हैं। तो अगर आप उच्छ्वास और अंतः श्वसन के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरी जानकारी मेरे चैनल में अपलोडेड है, तो आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो। अंतः श्वसन वायु में 19.6% ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जबकि उच्छ्वासित वायु में 15.7% ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसका मतलब यह हो कि श्वसन क्रिया में लगभग 4% ऑक्सीजन रुधिर उपयोग कर लेता है। ऑक्सीजन का उपयोग क्या कर लेता है? रुधिर उपयोग कर लेता है। कितने प्रतिशत? 4% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में आया, फिर 2005 में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, 16% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा किसके कारण होती है? ह्यूमोरल प्रतिरक्षा किसके कारण होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा पहला, बी लिम्फोसाइट से ह्यूमोरल प्रतिरक्षा होती है। और ह्यूमोरल प्रतिरक्षा है क्या? तो एंटीबॉडी के द्वारा दिए जाने वाला प्रतिरक्षा जो होता है ह्यूमोरल प्रतिरक्षा कहलाता है, या प्रतिरक्षी आधारित प्रतिरक्षा कहलाता है, या शॉर्टकट में AMI बोला जाता है, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इसकी पूरी जानकारी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए फेफड़ों का ज्वरीय मान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य है तो फेफड़ों का ज्वरीय मान होता है कितना? ऑप्शन सही होगा सी, 500 ml होता है। ज्वरीय मान फेफड़ों की वायु का वह आयतन होता है जो कि एक स्वस्थ मनुष्य सामान्यतः ग्रहण करता है या बाहर निकालता है, और इसका मान कितना मैंने बताया? 500 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं? यकृत की यानी लीवर की भक्षी कोशिकाओं को बताना है, फैगोसाइट्स कोशिकाओं को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा पहला, कुप्फर कोशिकाएं भक्षी कोशिकाएं होती हैं। बता दें कि इन कोशिकाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर भी थोड़ी सी जानकारी जल्दी से बता देते हैं कि यकृत में हिपैटिक कार्ड के बीच में खाली स्थान होता है। यकृत में जो हिपैटिक कार्ड होता है उसके बीच में खाली स्थान होता है जिसे हिपैटिक साइनोसाइट कहा जाता है। उस खाली स्थान को
हिपैटिक साइनोसाइड कहा जाता है और यह एंडोथीलियम कोशिकाओं के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। जो साइनोसाइड होता है, जो खाली स्थान होता है, वो एंडोथीलियम कोशिकाओं के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है और इसी पर कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुप्फर कोशिकाएं होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुप्फर कोशिकाएं क्या होती हैं? आंसर सही होगा बी, यकृत की फाइगोसाइट कोशिकाएं कुप्फर कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है? पेसमेकर जो होता है, इसका हृदय में क्या कार्य होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया और 3 साल बाद 2013 में फिर पूछा गया। 2 बार प्रश्न पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेसमेकर का हृदय में कार्य बताना है। ऑप्शन सही होगा पहला, हृदय स्पंदन प्रारंभ करना या आरंभ करना पेसमेकर का कार्य होता है। बता दें कि हृदय में स्पंदन को नियंत्रित तथा आरंभ करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में अधिकांश CO2 किस रूप में ले जाई जाती है? जो हमारा ब्लड होता है उसमें अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस रूप में ले जाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाई जाती है। तो मनुष्य के रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का या CO2 का अधिकांश परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और बाइकार्बोनेट के द्वारा लगभग 70% CO2 का परिवहन होता है। 70% और लगभग में 20 से 25% CO2 का परिवहन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जबकि केवल 7% CO2 का प्लाज्मा में घुली अवस्था में परिवहन होता है। प्लाज्मा में घुली अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड आयन की अधिक मात्रा होती है किसमें? क्लोराइड आयन की किसमें अधिक मात्रा होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, सभी शिराओं तथा एक धमनी में आरबीसी जो होती है उसमें क्लोराइड की अधिक मात्रा होती है। बताते चलें कि CO2 परिवहन के दौरान ऑक्सीजन रहित रुधिर में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं। ऑक्सीजन रहित जो रुधिर होता है उसमें क्लोराइड जो आयन होते हैं वो प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं और इसी घटना को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है या हैमबर्गर घटना कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर घटना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। हैमबर्गर प्रक्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। मैंने बताया था कि जब CO2 के परिवहन के दौरान, यानी जो CO2 का परिवहन होता है उसके दौरान ऑक्सीजन रहित, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे रुधिर में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं। इसी घटना को हैमबर्गर घटना कहा जाता है या क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है किससे? टीजीटी 2011 में पूछा गया। देखिए प्रश्न, 3 प्रश्न आ चुके हैं इस पर। क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है किससे? तो ऑप्शन सही होगा बी, रक्त में CO2 परिवहन से संबंधित होता है क्लोराइड शिफ्ट। यानी क्लोराइड शिफ्ट रक्त में CO2 परिवहन से जुड़ा है और CO2 परिवहन के दौरान ऑक्सीजन रहित रुधिर में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हैमबर्गर घटना कहा जाता है। और इससे प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट होते हैं और आरबीसी होते हैं, इसमें क्लोराइड आयनों का जमाव हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? ऑप्शन सही होगा इसमें बी, एक एंटीबॉडी में कुल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 4 एंटीबॉडी जटिल ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनती है। जो एंटीबॉडी है ये जटिल ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिनमें से जो 2 होती हैं वो हल्की होती हैं और 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी जंतुओं में पेयर खंड हैं। स्तनधारी जो जंतु होते हैं उसमें पेयर खंड क्या हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, लिम्फीय होते हैं। लिम्फीय। आपको बता दें कि स्तनधारी जंतु में पाए जाने वाला पेयरखंड एक लसीका अंग होता है जो आंत्र की श्लेष्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस हृदय पाया जाता है। वेनस हृदय किस में पाया जाता है? आंसर होगा सी, वेनस हृदय मछली में पाया जाता है। द्विकोष्ठीय हृदय को वेनस हृदय कहा जाता है। द्विकोष्ठीय हृदय है तो उसे वेनस हृदय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षण प्रणाली से संबंधित हैं?
ऐसी कौन सी इसमें से कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर सही होगा बी, लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं। यदि आप लोग प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में 3 वीडियो अपलोडेड हैं प्रतिरक्षा तंत्र पर, पूरी जानकारी दी हुई है, आप जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लिम्फोसाइट्स के बारे में बता देते हैं। लिम्फोसाइट्स WBC का प्रमुख अंग हैं, या कह लीजिए कि WBC का प्रकार होते हैं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये कोशिका आधारित प्रतिरक्षा तंत्र होती हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडी आधारित प्रतिरक्षा तंत्र होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्वेत रुधिराणु या श्वेत रक्ताणु में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है? ऐसा कौन सा WBC होता है जिसमें सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है? आंसर सही होगा बी, मोनोसाइट में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है। मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु होती है। जो मोनोसाइट्स होती है ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होती है, और इनका केंद्रक सेम के बीज जैसा होता है, बीन जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता लगभग कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य है तो वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इस प्रश्न का आंसर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फेफड़ों की क्षमता का वीडियो अपलोडेड है, आप लोग उसको जाकर देखिए, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।